हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम टू K2 मैथ्स एकेडमी। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मैट्रिसेस चैप्टर का सेकंड पार्ट। इससे पहले पार्ट में हमने कवर किया था कि मैट्रिक्स कहते किसको है, मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या रहता है, एलिमेंट्स क्या रहते हैं, एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या रहता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखी थी। आज इस वीडियो में हम देखना है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है और क्लासिफिकेशन हम मैट्रिक्स का कैसे कर सकते हैं। दोनों का एक ही मतलब है। तो आप देख रहे होंगे इतने सारे मैट्रिसेस के टाइप है, तो ये सारे के सारे हमारे को एक एक करके पढ़ने हैं और बहुत ही आसानी से आप इसको पढ़ सकते हो। जैसे हम ये वीडियो कंप्लीट करेंगे ये साथ साथ आपको याद भी हो जाएगी, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जरा पहली मैट्रिक्स से, जिसका नाम है हमारा रो मैट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला है हमारा रो मैट्रिक्स। देखते हैं जरा रो मैट्रिक्स हमारे को क्या कहता है। चलिए, तो देखिएगा रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स कह सकते हो अगर केवल और केवल उसमें एक रो दिखाई दे रही है। इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स आपकी रो मैट्रिक्स रहेगी अगर उसके अंदर केवल और केवल आपको एक रो दिखाई दे। लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसके एलिमेंट्स है 2, 4, -7। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को देखते हो तो आप देखोगे इसमें रो कितनी दी हुई है, एक, और कॉलम कितनी है, 1, 2, 3, और रो कितनी है, केवल एक। तो यानी कि रो तो यहाँ पर एक है और कॉलम यहाँ पर कितनी दी हुई है, 3। तो यहाँ पर रो एक है और कॉलम कितनी है, 3। तो ये हमारा किसका टाइप बन जाता है, रो मैट्रिक्स का ही एक टाइप बन जाता है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि रो मैट्रिक्स आप उसको कहोगे जिस मैट्रिक्स का रो केवल कितना हो, हमारा एक, और कॉलम हमारी कितनी भी हो सकती है। तो अगर इसका आप जनरल ऑर्डर लिखने की कोशिश करो तो जनरल ऑर्डर आप कैसे लिख सकते हो जरा समझना। आप कह सकते हो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो तो एक रहेगी और कॉलम हमारी कितनी भी हो सकती है, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर रो मैट्रिक्स। क्लियर होगी बात नहीं? तो कहीं पर भी अगर आपको ऑर्डर देखने को मिलता है 1 × n, तो आप समझ जाना किस मैट्रिक्स की बात चल रही है, यहाँ पर रो मैट्रिक्स की। क्लियर है यहाँ तक बात नहीं? आगे आते हैं जरा सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप इसका लिखा हुआ है कॉलम मैट्रिक्स। क्या लिखा हुआ है सेकंड टाइप इसका, कॉलम मैट्रिक्स। देखते जरा कॉलम मैट्रिक्स क्या बोलता है। जैसे आपने रो मैट्रिक्स में देखा कि केवल एक रो रहेगी, ऐसे हम कॉलम मैट्रिक्स में क्या कह सकते हैं कि जिस भी मैट्रिक्स में केवल और केवल हमारी एक कॉलम हमारे को देखने को दिखाई दे रही है, जिस मैट्रिक्स में केवल और केवल एक ही कॉलम देखने को मिल रही है, उसी मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ एक मैट्रिक्स दे रखी है, जरा समझिएगा, और ये मैट्रिक्स लिखी हुई है -7, 2, 4 और 9। अगर इसमें मैं देखता हूँ कितनी रोज है, तो आप कहोगे सर ये रो 1 है मेरी, ये रो 2 है, ये रो 3 है, और ये रो 4 है, और ये पूरी की पूरी एक कॉलम है, यानी कि कॉलम 1। तो मैं कह सकता हूँ कि इस मैट्रिक्स में हमारी एक तो कॉलम दी हुई है और 4 क्या दी हुई है, रो। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4 × 1। तो ये भी हमारे किसका टाइप बना हुआ है, कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, कॉलम मैट्रिक्स का टाइप है। क्यों? क्योंकि हमारे को पता है इसमें कॉलम कितनी है, एक। तो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम केवल और केवल कितनी देकर रखे, एक कॉलम देकर रखे, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और ऐसी कॉलम मैट्रिक्स का भी अगर जनरल ऑर्डर लिखने के लिए कभी आता है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं सर एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज तो कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर नंबर ऑफ कॉलम हमेशा कितनी रहे, एक। उसी को हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स बोल देंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो भी रो कॉलम वगैरह के बारे में बता रहा हूँ, इस बारे में हमने पिछली वीडियो में बहुत आराम से चर्चा करी है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को आराम से देख सकते हैं। चलिए अगले टाइप पर आते हैं। अगला टाइप है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिएगा, अगला टाइप है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। बड़े आराम से समझेंगे और आप साथ साथ लिखते भी जाइए ताकि जैसे हमारी वीडियो खत्म हो ये सारी की सारी आपको याद भी हो जाए। देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है जरा समझिए। आपको पता है स्क्वायर हम किसको बोलते हैं, स्क्वायर हम उसको बोलते हैं जिसकी सर लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या रहती है, हमेशा बराबर। यानी कि कोई भी ऐसा फिगर जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमेशा बराबर रहेगी उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, स्क्वायर बोल सकता हूँ। पर यहाँ पर मैट्रिक्स में तो लेंथ और ब्रेथ की बात होती ही नहीं है। मैट्रिक्स में किसकी बात होती है, एक तो रो की बात होती है और एक किसकी बात होती है, कॉलम की बात होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ सेम होने चाहिए, वैसे किसी भी मैट्रिक्स में अगर रो और कॉलम यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बिल्कुल बराबर दिए हुए हैं तो उस मैट्रिक्स को आप क्या बोल सकते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हो। क्लियर है बात नहीं? मैं दोबारा रिपीट कर दूं, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपको नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बिल्कुल सेम दे दे, बराबर दे दे, वो मैट्रिक्स हमारी कौन सी बनेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है रो को हम एम से डिनोट करते हैं और कॉलम को एन से। तो आप कह सकते हो जिसमें रो और कॉलम हमेशा बराबर रहे वो हमारे क्या रहेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं प्यारा सा। देखिए, एक एग्जाम्पल ले लिया, ये मैंने लिया और इसमें एलिमेंट है 2, 7, 0 और -9। अगर मैं इसमें पूछूं रोज कितनी है
तो आप कहोगे सर ये रो 1 है, ये रो 2 है। मैं पूछूं कॉलम, सर ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, यानी कि इसके अंदर 2 रो है और 2 ही कॉलम है, तो ये हमारा ऑर्डर बन गया 2 क्रॉस 2 का। इसका मतलब साफ है, ये जो मैट्रिक्स दे रखी थी आपको, ये कैसी मैट्रिक्स थी हमारी? स्क्वायर मैट्रिक्स थी। कैसी मैट्रिक्स थी? एक हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स थी। क्लियर होगी बात नहीं? इसी के ऊपर एक हमारा क्वेश्चन भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, अगर आप देखोगे वो कहेगा कि आप कंडीशन बताओ जिसकी वजह से एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाई जाती है। तो आप कह दोगे वो कंडीशन रहेगी कि जब m बराबर क्या रहता है n, यानी कि जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर रहेंगे तो वो मैट्रिक्स हमारी कैसी बनेगी? स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं अगली मैट्रिक्स की, जिसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। देखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलती है? डायगोनल मैट्रिक्स ये बोलती है कि अगर कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है और उस मैट्रिक्स के केवल और केवल एलिमेंट डायगोनल पर आपको दिखाई दे रहे हैं। किस पर एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं? केवल और केवल डायगोनल पर। और डायगोनल के अलावा हर जगह पर आपको जो एलिमेंट है वो है ही नहीं, जीरो दिखाई दे रखा है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जरा समझिएगा। मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 2 क्रॉस 2 की, यानी कि इसके अंदर 2 रो रहेंगी और 2 कॉलम रहेंगी। और अगर मैंने लिखा 7 0 या 9 लिख देता हूँ 0 0, यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो हमारे एलिमेंट होते हैं ना, ये वाले, यानी कि A11 वाला एलिमेंट, A22 वाला एलिमेंट, A33 वाला एलिमेंट, ये सारे के सारे एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे डायगोनल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डायगोनल। ध्यान रखिएगा हमेशा A11 A22 A33 A44 A55 इन एलिमेंट्स वाले को ही हम क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं या डायगोनल बोलते हैं। बाकी जो भी हमारे एलिमेंट होते हैं वो हमारे नॉन डायगोनल रहते हैं। यानी कि 7 और 9 वाले एलिमेंट थे डायगोनल पे आएंगे, ये 0 0 कभी भी डायगोनल का काम नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखकर चलना है। क्लियर होगी बात नहीं? तो जो भी A11 A22 A33 ये सारे होंगे, यही मिलकर केवल क्या बनाते हैं? डायगोनल बनाते हैं। क्लियर होगी मेरी बात नहीं? और ये जितने भी एलिमेंट बाकी बचते हैं डायगोनल के अलावा, इसको हम बोलते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ऑफ डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। बात ध्यान रखकर चलनी है। तो मैं केवल एक ही बात आपको बताना चाह रहा था कि अगर कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स की बात करता है तो इसका मतलब है कि डायगोनल को छोड़कर, जो हमारी मेन डायगोनल है इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो। मतलब डायगोनल को छोड़कर बाकी हर जगह पर आपको क्या दिखना चाहिए? जीरो दिखना चाहिए। तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसे डायगोनल मैट्रिक्स का। फॉर एग्जांपल इस बार आपको मैट्रिक्स दे रखी है 3 क्रॉस 3 की, और डायगोनल पे एलिमेंट दिए हुए 1 7 2, और बाकी डायगोनल को छोड़कर जितने भी एलिमेंट है वो सारे दिए हुए जीरो, यानी कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो है। केवल और केवल एलिमेंट कहां पर आए हुए हैं? डायगोनल पर आए हुए हैं। तो इस मैट्रिक्स को भी मैं क्या बोल सकता हूँ? डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक बात नहीं? एक बात और भी ध्यान रखने वाली है कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक क्या रहने वाली है? स्क्वायर मैट्रिक्स रहने वाली है। क्या रहने वाली है? हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि आपको भी पता है कि डायगोनल हमेशा कहाँ खींचा जाता है? स्क्वायर में। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स में ही क्या कर सकते हैं? डायगोनल खींच सकते हैं। अदरवाइज जो हमारी दूसरी मैट्रिक्स रहेगी स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा, तो वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। क्लियर होगी बात नहीं? आगे आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। जो हमारी फिफ्थ टाइप की मैट्रिक्स है उसका नाम है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। क्या नाम है हमारा? स्केलर मैट्रिक्स। तो हमने समझ लिया कि डायगोनल मैट्रिक्स केवल वो मैट्रिक्स रहेगी जिसके केवल और केवल डायगोनल पर एलिमेंट दिखाई दे रही हो और बाकी कहीं पर भी एलिमेंट ना हो, जीरो हो। क्लियर होगी बात नहीं? चलिए स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलती है? अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का एक तरीका भी है, समझिए। आप इसको ऐसे लिखते हैं DIAG डायगोनल, और डायगोनल पर जो एलिमेंट है वो क्या है? 7 और 9। तो ये पता चल जाएगा इससे कि डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है और उसके डायगोनल पर केवल और केवल 7 और 9 एलिमेंट लिखने हैं और बाकी हर जगह पर क्या लिखना है? जीरो लिखना है। ऐसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ जरा बताइए? डायगोनल, और डायगोनल पर एलिमेंट है 1 7 और 2, और बाकी सारे एलिमेंट क्या है हमारे यहाँ पर? जीरो है। ये बात आप ध्यान रखकर चलिएगा। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, वो भी आप समझ लीजिए। इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। आपको पता है यहाँ पर A11 पर एलिमेंट आएगा, A22 पर भी एलिमेंट आएगा, A33 पर भी एलिमेंट आएगा, और बाकी सब जगह पर क्या आएगा? जीरो। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि AIJ की वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। कब? जब I J के बराबर नहीं होगा। क्लियर होगी बात नहीं? आप चेक कर लो। यहाँ पर इसको आप क्या लिखोगे? A12, यहाँ पर I J के बराबर नहीं है तभी क्या लिखा हुआ है? जीरो। इसको आप क्या लिख सकते हो? A13, I J के बराबर नहीं है, जीरो। यहाँ पर इसको आप क्या लिख सकते हो? A सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A23 I J के बराबर नहीं है तभी जीरो। इसका मतलब ये हमारी कंडीशन बन जाती है किसकी? ये कंडीशन बन जाती है डायगोनल मैट्रिक्स की। क्लियर होगी बात नहीं? समझ आई ये वाली बात तो बहुत ही बढ़िया। अदरवाइज आपको केवल यही याद रखना है
कि जिस मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़कर बाकी सब जगह पर जीरो हो वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है। आई थिंक क्लियर हुई होगी यहां तक बात। अब चलते थोड़ा सा और आगे। ध्यान रखिएगा, स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स भी एक पार्ट है किसका, डायगोनल मैट्रिक्स का। मतलब जैसी हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी है वैसी कॉपी पेस्ट स्केलर मैट्रिक्स है। बट स्केलर मैट्रिक्स की एक कंडीशन और है साथ में, क्या? स्केलर मैट्रिक्स कहती है कि जितने भी आपने डायगोनल पर एलिमेंट लगाए हुए हैं, जितने भी आपने डायगोनल पर एलिमेंट लगाए हुए हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट अगर सेम है तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल तो हो ही हो, साथ साथ वो एलिमेंट जो डायगोनल पर लगे हुए हैं वो सारे भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तभी इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्लियर होगी यहां तक बात? नहीं, एक एग्जांपल ले लेते हैं प्यारा सा, देखिएगा। एक एग्जांपल पकड़ लिया, ए मैट्रिक्स बराबर और यहां पर लिख दिया 7 0 0 0 7 0 0 0 7। तो आप देख लीजिए, पहली बात तो डायगोनल मैट्रिक्स है, बिल्कुल सर, क्योंकि डायगोनल को छोड़कर हर एलिमेंट जीरो है। और साथ साथ जो डायगोनल पर एलिमेंट भी आया हुआ है वो तीनों के तीनों एलिमेंट क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ये हमारा टाइप बन जाता है किसका, स्केलर मैट्रिक्स का। क्लियर है बच्चा लोग यहां तक बात? चलते जरा आगे, मुझे उम्मीद आपको समझ आ रही होगी यहां तक की बात। अब चलते हैं आगे, सिक्स्थ पार्ट। हमारा जो सिक्स्थ टाइप का मैट्रिक्स है उसका नाम है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या नाम है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आप ये साथ साथ लिखते भी रहिएगा ताकि आपको रिवाइज भी होता रहे और साथ साथ आपको ये सब चीजें क्या हो जाए, याद हो जाए। चलिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जैसे हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था कुछ कुछ वैसा ही देखिएगा कैसे। जैसे स्क्वायर में हमने पढ़ा था कि लेंथ और ब्रेथ बिल्कुल बराबर रहते हैं, ऐसे रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल में आपको पता है कि लेंथ ब्रेथ के कभी भी बराबर नहीं आ सकता। हम क्या पढ़ते हैं रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल में ये तो पढ़ते हैं कि जिस 2D फिगर की लेंथ और ब्रेथ कभी सेम नहीं होगी उस फिगर को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। पर आपको पता है मैट्रिक्स में तो कोई लेंथ और ब्रेथ की बात नहीं है, वहां किस किस चीज की बात है, वहां तो सर केवल रो और आपके कॉलम की बात है। तो साफ सी बात है, जैसे लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं होती, मैट्रिक्स की बात चल रही है तो यहाँ पर रो और कॉलम क्या नहीं रहेगी, बराबर नहीं रहेगी। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़ा था रो और कॉलम बराबर हो जाएगी, ऐसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलता है जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम कभी बराबर ना रहे उसको हम बोल देते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब यहाँ पर m कभी भी बराबर नहीं हो सकता n के, यानी कि नंबर ऑफ रोज कभी नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं रहेगी। उस तरीके की मैट्रिक्स को हम बोल देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है यहां तक बात? चलते जरा एक एग्जांपल पकड़ लेते। मैंने कहा एक मैट्रिक्स दी हुई है ए 2 1 7 0 5 2, देखेगा या -2 ले लिया। अगर मैं इसमें देखता हूँ रो कितनी है तो आप कहोगे सर रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। पता है हमारे को जितने भी एलिमेंट हॉरिजॉन्टली आए हुए होते हैं रो बनाते हैं, जितने भी वर्टिकली आए होते हैं वो क्या बनाते हैं, कॉलम। तो इसमें रो कितनी है, 2, कॉलम कितनी है, 3। तो साफ सी बात है यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, डिफरेंट। तो ये तरीके की मैट्रिक्स क्या बन गई हमारी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गई। क्या बन गई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हो रही होगी यहाँ तक बात? अब चलते जरा नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखते जरा बोलता क्या, देखो। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स केवल एक ही बात बोलता है, ये कहता है कि अगर मेरे डायगोनल एलिमेंट्स पर, देखना बेटे, अगर मेरे डायगोनल एलिमेंट्स, अभी हमने डायगोनल की बात पढ़ी थी, अगर हमारे सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और बाकी सब 0 है, मतलब क्या हुआ, यहां हमने पढ़ा कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर केवल एलिमेंट्स आए हुए हो और कहीं एलिमेंट ना हो, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो। स्केलर मैट्रिक्स में हमने पढ़ा कि डायगोनल पर आए हो साथ साथ सेम आए हो। यूनिट और आइडेंटिटी बोलती है कि डायगोनल पर आए हो, सेम आए हो और वो सारे के सारे 1 भी होने चाहिए। क्लियर होगी बात? नहीं, वो सारे के सारे एलिमेंट जो आपने डायगोनल पर लगाए हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, 1। देखेगा कैसे, एक एग्जांपल ले लिया। मैंने कहा एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1। आप देख सकते हो इसका जो डायगोनल है उस डायगोनल पर 1 1 है और बाकी सब जगह पर क्या है, 0। तो ये हमारा क्या बना हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। किससे करते हैं, कैपिटल आई से। और कभी कभी जैसे इसका ऑर्डर आपको पता है 2 × 2 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कभी कभी I2 की फॉर्म में भी लिखी आ जाती है। I2 का मतलब क्या हुआ, I2 का मतलब हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और साथ साथ उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 × 2 का। तो क्या सर ऐसा भी हो सकता है जो 3 × 3 का उसको I3 लिख देंगे, बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर एक एग्जाम्पल ले लूं
और इस एग्जाम्पल में लिया मैंने 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप देख सकते हो केवल और केवल डायगोनल पर एलिमेंट है, और सारे के सारे जो डायगोनल के एलिमेंट है वो क्या है, केवल 1 है। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑर्डर आपको मालूम है 3x3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, I3 भी लिख सकता हूँ। ये बात ध्यान रखकर चलना। I3 क्या बता रहा होगा, I3 बताएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है बच्चा लोग, ये ऑर्डर की है 3x3। क्लियर होगी यहाँ तक बात नहीं? चलिए, तो हमारी 7 टाइप्स की मैट्रिसेस कंप्लीट हो गई है। अब आगे जरा चलते हैं और बात करेंगे नल मैट्रिक्स की। तो चलिए बात करते हैं अब जरा अपनी 8th मैट्रिक्स की, और इस मैट्रिक्स का नाम है हमारा नल मैट्रिक्स। क्या नाम है, नल मैट्रिक्स। इसको कभी कभी हम एम्प्टी मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। नल मैट्रिक्स और एम्प्टी मैट्रिक्स कहती क्या है, नल मैट्रिक्स और एम्प्टी मैट्रिक्स कहती है इफ ईच एंड every element if each and every element of the matrix is zero, then the matrix is known as null matrix। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी आपको मैट्रिक्स दी हुई है और उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ऑर्डर कितना है, अगर हर एक एलिमेंट आपको क्या दिया हुआ है, हर एक एलिमेंट अगर आपको 0 दिया हुआ है, तो वो मैट्रिक्स हमारी कैसी बन जाएगी, वो मैट्रिक्स हमारी बन जाएगी नल मैट्रिक्स। करते हैं जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल लिया मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स को फॉर एग्जांपल सी मान लिया, और ये दिया हुआ है 0 0 0 0, 2x2 का है, तो ये भी क्या है, नल मैट्रिक्स है। एक और ले लिया एग्जांपल डी, 3x3 एलिमेंट, या 3x चलो 2 का ले लेते, 3 रो है 2 कॉलम है, तो 0 0 0 0 0 0, ये भी किसका एग्जांपल बन गया हमारा, ये भी हमारा एग्जांपल बन गया आपकी नल मैट्रिक्स का। क्लियर होगी बात नहीं? ध्यान रखना, जब भी हम नल मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे वो करेंगे कैपिटल ओ से। किससे करेंगे, कैपिटल ओ से। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं आई से, ऐसी हमारी जो नल मैट्रिक्स है या एम्प्टी मैट्रिक्स है, इसको हमेशा डिनोट करेंगे आपका किससे, ओ से। तो कहीं पर भी ओ लिखा आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि नल मैट्रिक्स की बात चल रही है। क्लियर होगी बात नहीं? अब आते हैं अपनी अगली मैट्रिक्स पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिसका नाम है इक्वल मैट्रिक्स, या इक्वल मैट्रिसेस भी बोल देते हैं कई बार इसको। देखेगा होता क्या। इक्वल मैट्रिसेस के क्वेश्चन भी आपकी बुक में अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में, और कुछ क्वेश्चंस भी अभी हम करेंगे यहाँ पर, देखिएगा। इक्वल मैट्रिसेस बोलती है कि अगर कोई भी आपको दो मैट्रिक्स दी हुई है, क्या दी हुई है, अगर आपको दो मैट्रिक्स दी हुई है, तो वो दो जो मैट्रिक्स आपको दी हुई है वो इक्वल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इक्वल कहलाएगी, अगर वो दो कंडीशंस को फॉलो करे। क्या करे, दो कंडीशंस को फॉलो करे। पहली कंडीशन है कि उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है ईच एंड एवरी रेस्पेक्टिव एलिमेंट शुड बी सेम। मतलब क्या हुआ, वो ये कहना चाह रहा है कि जिन दोनों मैट्रिक्स को आपको इक्वल मैट्रिक्स दिखाना है या बताना है, उन दोनों मैट्रिसेस का हर एक एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, और साथ साथ आपका हर एक मैट्रिसेस का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक एग्जांपल के तौर से समझते, देखिए मैंने कहा एक मैट्रिक्स दिया हुआ, समझिएगा ये 2x2 का है, और एलिमेंट ले लिया 1 0 2 7। एक और मैट्रिक्स ले लिया, और यहाँ पर एक और मैट्रिक्स ले लिया, ये लिया हुआ है 2 1 0 7, और यहाँ लिखा है 1 0 2 7। इसका ऑर्डर भी 2x2 है, इसका ऑर्डर भी 2x2 है। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑर्डर तो बिल्कुल सेम है, देखिए, पर यहाँ पर जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट है, यानी कि A11 ये दोनों बराबर नहीं है, A12 के बराबर नहीं है, A21 के बराबर नहीं है, पर हाँ A22 के है। पर फिर भी अगर एक एलिमेंट भी अलग है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी सेम, तो साफ सी बात है यहाँ पर ईच एंड एवरी तो सेम नहीं है, तो ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं हो सकते। अगर मैं इसका नाम ले लूँ ए है, ये बी है, और ये सी है, तो आप कह सकते हो कि ए मैट्रिक्स मेरी बराबर नहीं है किसके, बी मैट्रिक्स के। पर अगर मैं बात करता हूँ ए और सी की, तो चेक करो ऑर्डर बिल्कुल सेम है दोनों का 2x2। इसका A11 के बराबर, A12 के बराबर, A21 के बराबर, और A22 के बराबर। इसका मतलब साफ है यहाँ पर ए मैट्रिक्स किसके बराबर है, सी मैट्रिक्स के। तो दो मैट्रिक्स इक्वल तभी कहलाएंगी जब दोनों का ऑर्डर और साथ साथ दोनों के रेस्पेक्टिव एलिमेंट बिल्कुल क्या हो, सेम। चलिए, तो जो हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स है 10th नंबर की,
उसका नाम है कंपेरेबल मैट्रिसेस। देख लेते जरा कंपेरेबल मैट्रिसेस क्या होते हैं। कंपेरेबल मैट्रिसेस, चलिए तो ध्यान रखिएगा, कोई भी मैट्रिक्स या कोई भी मैट्रिसेस हमारी कंपेरेबल तभी कहलाई जाएगी जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। ऑर्डर क्या रहेगा, बिल्कुल हमारी सेम, यानी कि दो मैट्रिसेस कंपेरेबल मैट्रिक्स रहेगी अगर उसका ऑर्डर क्या रहे, सेम रहे। ये बात ध्यान रखकर चलनी है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए, और ये दिया हुआ है 2 1 4 0 4 और -5। इसका ऑर्डर आपको पता है 2 रो है और 3 क्या है, कॉलम। एक मैंने और मैट्रिक्स ले ली बी, और इसका ऑर्डर भी मैंने लिया हुआ है 2 × 3, और इसके अंदर एलिमेंट है -1 0 2 4 6 और 1/2। आप देखिए दोनों के एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट दोनों के ऑर्डर से बहुत फर्क पड़ेगा। यानी कि कंपेरेबल मैट्रिसेस का मतलब रहेगा कि जब भी दो मैट्रिसेस का ऑर्डर बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो, तो वो मैट्रिसेस क्या कहलाएगी, हमारी कंपेरेबल मैट्रिसेस। क्या कहलाएगी, हमारी कंपेरेबल मैट्रिसेस। क्लियर है यहाँ तक बात नहीं? चलिए अगली मैट्रिक्स की बात करते हैं 11th नंबर की, जिसका नाम है सब मैट्रिक्स। क्या नाम है जिसका, सब मैट्रिक्स। चलिए सब, यहाँ से सबसे ही आपको पता चल रहा है सब का मतलब क्या होता है, एक पार्ट। क्या होता है सबका मतलब, एक पार्ट। यानी कि सब मैट्रिक्स का मतलब होगा कोई भी आपने मैट्रिक्स ली हुई है और उस मैट्रिक्स का छोटा सा पार्ट आपने काट के अलग रख दिया, तो वो जो पार्ट आएगा उसी पार्ट को हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर आपका सब मैट्रिक्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे, सब मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने का एक मैट्रिक्स दी हुई है, जरा समझिएगा। ए मैट्रिक्स दी हुई है 2 1 4 9 0 7। मैंने इसमें से एक पार्ट काटा 2 और 4 का, और इसको काट कर मैंने यहाँ पर अलग लिख दिया, तो ये जो बी रहेगा ये क्या रहेगा, सब मैट्रिक्स रहेगा ए का। ऐसी फॉर एग्जांपल मैंने एक और मैट्रिक्स काट ली। फॉर एग्जांपल मैंने मैट्रिक्स काटी 1 0 9 7, तो ये भी पूरी मैट्रिक्स किसका पार्ट है, इस पूरी ए मैट्रिक्स का पार्ट है। तो ये मैट्रिक्स भी क्या कहलाएगी, ये मैट्रिक्स भी कहलाएगी इसकी सब मैट्रिक्स। क्लियर होगी यहाँ तक बात नहीं? चलिए तो अब अगली मैट्रिक्स की बात करते हैं, और अगली मैट्रिक्स है हमारी 12th नंबर की, जिसका नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या नाम है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखते हैं जरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे को क्या बोलती है, देखते हैं। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे को जो देखने में मिलती है वो कुछ ऐसी मिलती है, जरा समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 3 × 3 का एक मैट्रिक्स बनाया, और यहाँ पर लिखा 1 7 2, एंड यहाँ पर लिखा 4 3, और यहाँ पर लिखा 0, या फिर 8 लिख दिया, और बाकी यहाँ पर एलिमेंट डाल दिया 0। तो ये वाली जो मैट्रिक्स बनकर आई है इसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सर इसी को क्यों बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जरा समझिएगा। अगर इसको मैं देखना चाहूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर एक हमारा ट्रायंगल बन चुका है। क्या बन चुका है, एक हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, और ये ट्रायंगल ऊपर की साइड बना हुआ है। तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर होगी बात नहीं, क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? इसी को आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जहां जहां आपको आई जे से बड़ा दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, जहां जहां आपको आई जे से बड़ा दिखाई दे रहा है, वहां पर अगर ए आई जे की वैल्यू आपको 0 दिख रही है, तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई ग्रेटर देन जे होने से मतलब सिर्फ इतना सा है कि कोई भी एलिमेंट जिसमें आपका रो बड़ा हो और कॉलम क्या हो, छोटा हो। मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू ज्यादा रही हो और जे की वैल्यू कम रही हो, अगर उस पूरे की वैल्यू 0 है, इसका मतलब साफ है वो मैट्रिक्स हमारी कैसी बनी हुई है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इस एलिमेंट को अगर मैं देखता हूँ तो ये हमारी सेकेंड रो में आ रहा है, पहला कॉलम में आ रहा है। इसका मतलब साफ है दो तो एक से बड़ा होता है, इसका मतलब साफ है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 0। इसको देखता हूँ तो ये थर्ड रो में आ रहा है, पहली कॉलम में आ रहा है, ये भी ठीक है, इसकी वैल्यू भी 0, क्योंकि आई जे से क्या है, बड़ा। इसकी वैल्यू देखता हूँ तो A32, ये भी ठीक है। इसकी वैल्यू देखता हूँ तो ये A33 है, तो ये तो 0 नहीं है। इसका मतलब साफ है कि जब जब आई जे से बड़ा हो तो ए आई जे की वैल्यू क्या दिखनी चाहिए आपको, 0। तो वही क्या बन जाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 4 × 4 का, 5 × 5 का। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जहां पर भी आई जे से बड़ा हो रहा है वो हमेशा क्या होगा, एलिमेंट 0 होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हमने अभी पहले बहुत सारी कंडीशंस पढ़ी, हर एक मैट्रिक्स के लिए अलग अलग, वैसी इसकी भी ये कंडीशन है। क्लियर है यहाँ तक? आ जाते हैं 13 पर। 13 क्या कहती है, जैसे अभी हमने अपर पढ़ी वैसी हमारी आती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या आती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलते हैं जरा समझिएगा। जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आई बड़ा रहेगा जे से, तो लोअर में क्या रहेगा, आई जहां पर जे से छोटा रहेगा, और वो अगर एलिमेंट हमारा 0 है तो वो क्या बन जाएगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जस्ट इसका अपोजिट। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए,
3x3 की ले ली फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर लिखा 179000824। अब आप यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो एलिमेंट है इसको हम बोलेंगे सर फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में। तो आप देखो इसका जे बड़ा है, और हमने अभी पढ़ा जहाँ पर जे बड़ा होगा वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में। तो ये भी हमारा क्या है, यहाँ पर इसका भी जे बड़ा है और आई क्या है, छोटा, तो ये एलिमेंट भी जीरो। इसको हम क्या बोलेंगे कि सर सेकंड रो में और थर्ड किस में है, कॉलम में। तो यहाँ पर भी आपका जो जे है वो आई से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ये एलिमेंट भी क्या है, जीरो है। इसका मतलब साफ सा है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स रहेगी जहाँ पर एलिमेंट जीरो रहेगा। कौन सा एलिमेंट जीरो रहेगा, जहाँ पर जे बड़ा रहे और आई क्या रहे, छोटा। या आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि अगर आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, देखिएगा जरा, ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है और वो ट्रायंगल नीचे की तरफ है। कहाँ है, नीचे की तरफ। आप चेक करिए, ये नीचे की तरफ ट्रायंगल था और ये ऊपर की तरफ ट्रायंगल था। तो ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है इसको अपर ट्रायंगल बोल देंगे, और जो नीचे की तरफ है इसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या फिर आप कंडीशन के अकॉर्डिंग भी ध्यान रख सकते हो कि जहां पर आई जे से बड़ा है वो एलिमेंट जीरो है तो अपर ट्रायंगुलर, जहां आई जे से छोटा है वो एलिमेंट जीरो आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ तक बात नहीं। अब आ जाते हैं जरा लास्ट टाइप की मैट्रिक्स में, जिसका नाम है स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या नाम है इसका, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए देखिएगा जरा, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलता है। ये बोलता है कि कभी भी अगर आपका ए आई आई टाइप का एलिमेंट आ जाए और वो आपका जीरो हो तो वो क्या बन जाता है, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपका ए आई जे जीरो रहेगा अगर आई बराबर किसके है, जे के है। सर समझ ही नहीं आई कंडीशन, तो आप क्या बोलना चाह रहे हो। देखो कंडीशन अगर आपको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको साथ साथ ऐसी बात बता रहा हूँ हर एक मैट्रिक्स में जिसको आप देखते ही पहचान सकते हो कि कौन सी टाइप की मैट्रिक्स है। इसके लिए भी एक आइडेंटिटी है, जरा समझना। स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप उसको कहोगे जिसमें आपके केवल डायगोनल एलिमेंट्स क्या दिखा रखे, जीरो। मतलब कहीं पर भी डायगोनल एलिमेंट आपको जीरो दिख गए तो वो साफ सी बात है क्या रहने वाला है, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और बाकी एलिमेंट क्या हो जाए, बाकी एलिमेंट में लिख दिए 4 7 और कुछ 8 करके। क्लियर होगी बात नहीं। ये जो मैट्रिक्स है इसमें आप चेक कर लो जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या है, जीरो। इसका मतलब साफ है ये किस तरीके की मैट्रिक्स रहने वाली है, ये रहने वाली है स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर होगी बात नहीं। तो ये सारे के सारे टाइप के हमने मैट्रिसेस कंप्लीट कर ली है। इसी में एक चीज मेरे को आपको और बतानी थी, जो अभी हमने इक्वल मैट्रिसेस पढ़ा था उसी का एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। देखिएगा एक एग्जांपल ले लिया मैंने किसका, इक्वल मैट्रिसेस का। ये क्वेश्चन आपको, इस तरीके का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी देकर रखेगा एनसीईआरटी में, और आता भी है, ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए और ये दिया हुआ है 4 x 7 और 9, ऐसा मान लेता हूँ। और एक मैट्रिक्स दे दी मेरे को फॉर एग्जांपल बी और ये लिखा हुआ है 4 7 और यहाँ पर लिखा हुआ है 7 और यहाँ पर लिखा हुआ है वाई। उसने कहा कि ए मैट्रिक्स आपकी बी के बराबर है, उसने दे रखा है, और मुझे कह रहा है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ए और बी बराबर है, लो भाई ये ए मैट्रिक्स आ गई और ये मेरी क्या आ गई, बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है 4 x 7 9 और 4 7 7 और यहाँ पर वाई। देखिए अगर वो मुझे ये कह रहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपके बराबर है तो साफ सी बात है, हमने अभी अभी पढ़ा था कि दो मैट्रिसेस बराबर होने का मतलब है कि दोनों के ऑर्डर बिल्कुल सेम रहेंगे और साथ साथ दोनों के जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स है वो भी क्या रहेंगे, बिल्कुल कॉपी पेस्ट रहेंगे। इसका मतलब साफ है, इसका ऑर्डर भी 2x2, इसका ऑर्डर भी 2x2। इसका a11 a11 के बराबर, a12 a12 के बराबर। इसका मतलब x बराबर किसके आ गया, 7 के। इसका a21 a21 के बराबर और a22 a22 के बराबर, यानी कि 9 के बराबर क्या आ गया हमारा, y। लो भाई उसने कहा था x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो, हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर दी। तो ऐसे बहुत तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं इक्वल मैट्रिसेस के बेस पर, और इसी वीडियो में हमने सारे के सारे टाइप्स कंप्लीट करे हैं। अगली वीडियो जो हम देखेंगे, अगली वीडियो में हम देखेंगे सारे के सारे ऑपरेशंस। ऑपरेशंस बोले तो एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिसेस का, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।